In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamualaikum, my YouTube fellows. Hope that you are all doing well. Welcome to my YouTube channel, Learn Science and Technology with Scientist World. Today we are going to discuss the very important biology topic, the biological methods. That how we formulate the or how we arrange the biological method on the basis of observation, hypothesis, and deduction. So let's move toward the contents of today's lecture. The contents are the introduction to biological method, observation, hypothesis, deduction, theory, and scientific law. So let's start with the introduction of the biological method. So if we talk about the science, then it is the very arranged knowledge. Science is a very arranged knowledge, and like other sciences, biological sciences also have a set of methodology or set of methodologies. अब अगर हम बायोलॉजिकल मेथड्स की बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं ये हम तब ही बनाते हैं जब हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं. ऑफ कोर्स कोई भी मेथड जो होता है वो तब जनरेट होता है जब हम किसी भी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं. अपने नॉलेज की बेस पे हमें कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में जो नॉलेज हासिल होता है उसके ऊपर हम उस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करके कोई भी बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हम परफॉर्म करते हैं और उस मेथड को फॉलो करते हुए फिर हम आगे फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशंस देते हैं. अब बायोलॉजिकल मेथड जो है ये बेस करता है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पे. मतलब एक मेथड जो है वो तब हमने सोच लिया. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पहले हम उसकी मेथडोलॉजी सोचते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर जब एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो हम उससे डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो हम डिड्यूस करते हैं. कुछ मतलब कि कुछ हम इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी इसके ऊपर हमने इंक्वायरीज की या इसको परफॉर्म करते हुए हमारे पास किस तरह का हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस आया. अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे हम फिर रिजल्ट रिड्यूस करते हैं. तो बायोलॉजिकल मेथड जब हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन. मतलब कि सबसे पहले हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी किस्म की चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना होता है. तो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो फाइव सेंसेस आर यूज्ड टू मेक एन ऑब्जर्वेशन लाइक विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. हम इन फाइव सेंसेस को यूज करते हुए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है इट इज डिपेंड अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी. अब उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो होती है किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बेस पे. लाइक कोई चीज़ जो है, एक चीज़ जो है वो इतनी अच्छी है, दूसरी जो है वो इतनी बुरी है. या हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ जो है वो अपनी खसूसियत में कम है, एक जो है वो ज़्यादा है. किसी भी चीज़ की कोई भी क्वालिटी, लाइक अगर हम वीट की एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वीट की क्रॉप है इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े हेल्दी हैं. सीड्स जो हैं वो गोल्डन हैं और जो दूसरी एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप, जो दूसरी क्रॉप है उसके सीड्स जो हैं वो थिन भी हैं और उनका कलर जो है वो ब्राउन है. तो इस तरह से अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल लें तो प्लांट्स के एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि वाला जो प्लांट है इसके जो पेटल्स हैं, इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो इस कलर के हैं और वो ब्रॉड हैं, वो थिन हैं या वो कर्ली हैं. इस तरह की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं. तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी पे बेस करके उसको बनाते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल कि इस चीज़ की क्वांटिटी इतनी है और दूसरी चीज़ की क्वांटिटी इतनी है. मतलब कि हम उसको नंबर्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं या हम ये कह सकते हैं कि इसका वेट इतना है, उसका वेट इतना है. मतलब कि जब हम कंपैरिजन करते हैं या अगर हम कंपैरिजन ना भी करें तो हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं
तो उसके अंदर जो हम क्वांटिटी के बेस पे अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ओके। तो इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस तो हैं वो तो हम खुद से मतलब कि डिड्यूस करते हैं उन ऑब्जर्वेशंस को, कि मतलब है कि क्वालिटीज हम उसकी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी होती है ऑब्जर्वेशन की उसको हम नंबर्स की फॉर्म में या फिर हम किसी भी डाटा की फॉर्म में हम उसको कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव को। अब डाटा जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम उसको नंबर मोस्टली जो है वो हम उसको नंबर की फॉर्म में डाटा को लिखते हैं, या फिर हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब डाटा ही हमने कलेक्ट करना है ना, जितना ज़्यादा हमारे पास, जितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एग्जांपल होंगी, जितने ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स लगाएंगे उसकी बेस पे हमारे पास उतनी ज़्यादा डाटा आएगा। और उस डाटा की अगर हम क्वांटिटी लिखना चाहें, क्वांटिटी में नंबरिंग के फॉर्म में लिखना चाहें, तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास डाटा आएगा जितने ज़्यादा हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो an observer organize the observation into data form and give a statement as per experience and background knowledge of the event। तो अब एक जो ऑब्जर्वर है या एक जो साइंटिस्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है किसी भी चीज़ की। तो उस ऑब्जर्वेशन को वो एक डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। उसको जितना भी मतलब कि वो ऑब्जर्वेशन से उसको जितना भी डाटा मिला होता है वो उसको नंबरिंग की फॉर्म में या डाटा की फॉर्म में वो उसको ऑर्गेनाइज करता है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट देता है कि मतलब कि इस डाटा से मैंने ये हासिल किया या इस डाटा से मुझे ये कुछ इंफॉर्मेशन मिली। तो वो जो होता है, वो जो एक स्टेटमेंट देता है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसका किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो उसने उसने बैकग्राउंड उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होता है या उसकी हिस्ट्री पढ़ी होती है, या जो पहले उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर परफॉर्म, उस जो वो वाला एक्सपेरिमेंट जो वो परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पास्ट में कोई और परफॉर्म कर चुका है तो उसकी नॉलेज बेस पे वो एक स्टेटमेंट बनाता है। नेक्स्ट इज दी हाइपोथेसिस। अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस का। तो ऑब्जर्वेशन की जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, जो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, हम उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हम डिड्यूस करते हैं टू वेज में। देयर आर दी टू वेज टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ द डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि हम हाइपोथेसिस को या तो डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पे हम बनाते हैं या फिर इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पे। तो अब ये हाइपोथेसिस जो होता है ये क्या होता है और ये किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कि पहले हम, अब एक हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ऑब्जर्वेशन ली, उसे हम मतलब कि जब हम एक जनरल चीज से या जनरल बात से, अपनी जनरल बात से जब हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, पहले हम एक जनरल बात करते हैं, उसके बाद फिर हम ये डिड्यूस करते हैं कि मतलब कि स्पेसिफिक की तरफ हम चले जाते हैं। पहले हम एक जनरल आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम एक स्पेसिफिक आइडिया उस जनरल से डिडक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो इट इन्वॉल्व ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल और असम्पशंस। जनरल हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, या जनरल हम जो अजम्पशंस बनाते हैं, अज्यूम करते हैं कोई भी चीज़ जो जनरल होती है, उसके बाद हम उस जनरल अजम्पशन से एक स्पेसिफिक जो रिजल्ट है वो हम डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्टिव लॉजिक जो होती है वो इफ और देन की होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई है इफ और देन के बेस पे। तो फॉर एग्जांपल, if we accept that all birds have the wings and that sparrows are the birds, then we conclude that sparrows have wings। तो मतलब कि पहले उन्होंने एक जनरल बात की कि सब परिंदों के पर होते हैं, उसके बाद उन्होंने ये बात की कि स्पैरो भी एक बर्ड है। अगर सब परिंदों के पर होते हैं तो स्पैरो भी तो एक बर्ड है, तो इट मीन्स कि स्पैरोज के भी विंग्स होंगे। इसी तरह, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ऑफ कोर्स उनको ज़रूरत होती है सनलाइट की फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको अगर हम डार्क प्लेस पर रखेंगे जहाँ पे सनलाइट ना आ रही हो,
तो इट्स मीन कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये दो एग्जांपल हैं डिडक्टिव रीजनिंग की, इफ एंड देन की बेस पे। मतलब इफ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर इस तरह होगा। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। द नेक्स्ट वन इज द इंडक्टिव रीजनिंग। सो अब हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की। दैट व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो जिस हम डिडक्टिव रीजनिंग जो थी उसमें हम जनरल बात से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते थे। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक बात करते हैं, उसके बाद फिर हम उससे जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। तो इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल। जिस तरह के if we know that sparrows have the wings and are birds, and we know that eagle, parrot, hawk, crow are the birds, then we induce that all birds have wings। मतलब कि अब एक जनरल बात पहले हमने कर दी। सॉरी, हमने पहले स्पेसिफिक एक बात की कि अब स्पैरोज जो हैं वो बर्ड्स हैं। ये एक स्पेसिफिक सी बात है। उसके बाद फिर हम जनरल बात करते हैं कि जिस तरह दूसरे बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉक हैं, ईगल हैं, पैरट है, क्रो है, ये सब जो है ये बर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि सब बर्ड्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं। तो इस तरह से इंडक्टिव रीजनिंग में हम एक स्पेसिफिक बात से जनरल की तरफ मूव करते हैं। अब अगर फिर से हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लें तो हम ये कहेंगे कि अब मतलब पहले हम स्पेसिफिक बात कर लेंगे। लाइक कि जो ग्रीन जो प्लांट्स हैं, अ, अगर हम उसको अंधेरे में रखें तो वो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं कर सकते। इट इज ए स्पेसिफिक। तो फिर उसके बाद हम जनरल बात की तरफ आ जाएंगे। अगर हम और भी प्लांट्स की एग्जांपल ले लें कि कोई ट्री है, कोई पाम ट्री है या फिर सम अदर ट्रीज। तो ये सब जो है इनके ग्रीन लीव्स होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इट्स मीन कि अगर इनको सनलाइट मिलेगी तो फिर ये फोटोसिंथेसिस जो है वो हम परफॉर्म, वो प्लांट्स जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस तरह से जब हम स्पेसिफिक बात से जनरल की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम जनरल बात से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो द साइंस आल्सो देयरफॉर यूज द इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज फ्रॉम द स्पेसिफिक इवेंट्स। मतलब स्पेसिफिक इवेंट से जनरल की तरफ जाने के लिए जो है वो फिर साइंस में हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देखने के लिए अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो यूज़ करें, वो हम तब करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो हमें पास से मिला हुआ होता है। अब पास्ट में जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं उसकी बेस पे हमारे पास अगर कोई भी नॉलेज हो तो वो ऑफ कोर्स वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि वो पहले परफॉर्म हो चुका है। तो अगर वो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें मिल जाए तो फिर हम उसकी बेस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक जनरली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से रिजल्ट आए थे तो फिर हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इसकी ये कंडीशन है, तो इट्स मीन कि अगर उसमें इस तरह हुआ था तो फिर इसमें भी इसी तरह से होगा। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। There are the some other ways to formulate the hypothesis like intuition or imagination। मतलब कि some if someone imaginary in imaginary word or in imagination they are giving some idea or if they are thinking something। मतलब कि अगर वो अपनी इमेजिनेशन में कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर अपनी इमेजिनेशन में वो कोई बात करते हैं तो वो भी है इमेजिनेशन से भी हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट किया जा सकता है।
मतलब अब कोई भी चीज़ है उसको आप इमेजिन कर लो कि इस तरह अगर होगा तो फिर इस तरह से होगा। तो ये भी जो है ये एक वे है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का। उसके बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस है, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज हैं। मतलब हर इंसान जो है वो अपनी रिलीजन की बेस पे या अगर कोई फिलोसफिकल आइडियाज हैं, कोई फिलोसफी की बेस पे जो है वो भी हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट किया जा सकता है। उसके बाद कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल कि अब कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो पहले परफॉर्म हो चुके हों और हम जो हैं वो एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हों, तो हम जो पास्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करके हम कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि मतलब हमारी स्टडीज की ये वाले रिजल्ट्स हैं या हमारी स्टडीज से हमें ये वाले रिजल्ट मिले हैं, तो जो पास्ट की स्टडीज हैं उनके ये रिजल्ट्स हैं, तो इस तरह से भी हम हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर पास्ट की स्टडी में इस तरह से हुआ है तो फिर हमारी स्टडी में भी इस तरह से हो सकता है या हुआ है। तो डिस्कवरी ऑफ वन थिंग बाय लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। इसी तरह किसी एक चीज़ की डिस्कवरी करना दूसरी चीज़ों की तरफ देख के। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पैलेंटोलॉजी की, मतलब फॉसिल रिकॉर्ड जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो अब जो फॉसिल हैं वो तो पुराने वक्तों में गुजर चुके हैं। अब जिस तरह जो हमें फोसिल्स जो हैं वो डायनासोर्स के फोसिल्स हमें आजकल मिलते हैं, हमने खुद से वो डायनासोर्स जो हैं वो नहीं देखे हुए। वो ह्यूमन बीइंग से पहले बहुत पहले के टाइम में जो थे वो डायनासोर्स वगैरह थे। तो हमने उनके ढांचों को चाहे कुछ के तो ढांचे जो हैं वो इस कदर खराब हो चुके हैं कि मतलब कि अलग अलग हड्डियां हमें सिर्फ मिलती हैं। तो हम उनकी बेस पे उनके स्केलेटन्स की बेस पे दूसरे एनिमल्स के साथ कंपेयर करके कि मतलब इनके ये जो हैं ये इनकी दे हैव 4 लेग्स और दे हैव लॉन्ग टेल, और उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर कि उनका हेड बड़ा बड़ा है, या फिर इस तरह की कुछ दूसरी उनकी फिजिकल अपीयरेंस को हम देख के दूसरे एनिमल्स के साथ कंपेयर करके हम कहते हैं कि ये भी एनिमल्स ही थे। या अगर कोई हमें बर्ड का स्केलेटन मिलता है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को हम देख के कंपेयर करके हम कहते हैं कि ये अगर जो अब इन टुडेज वर्ल्ड जो बर्ड्स हैं जो अलाइव हैं, इनके विंग्स हैं या इनकी इस तरह की शेप है, तो इट्स मीन कि जिसके हमें फॉसिल मिला है कि जिसका हमें स्केलेटन मिला है वो भी बर्ड ही था, या वो भी बर्ड हो सकता है। तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह से भी हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। These myths can also sometimes form the basis for the scientific hypothesis। और उसके बाद जब हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उस हाइपोथेसिस को वेरियस टेस्ट से गुजरना पड़ता है एक थ्योरी बनने के लिए। हाइपोथेसिस तो एक जनरल सी बात होती है जो कि हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से कर देते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले। लेकिन अब उस हाइपोथेसिस को ठीक या गलत साबित करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो अब एक थ्योरी क्या होती है? इफ वी टॉक अबाउट थ्योरी देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ द हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीज साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फाल्सिफाइड। मतलब कि जब एक हाइपोथेसिस होता है तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर सकें। तो जब एक हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित नहीं होता, मतलब कि जिस तरह से किसी ने बात की होती है उसी तरह से वो प्रूव होता चला जाता है, तो साइंटिस्ट का उस हाइपोथेसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर सकें। And then any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted। जब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स में से एक हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित होता आता है तो फिर क्या होता है कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इन ऑल साइंटिफिक कम्युनिटी, और फिर दिस में भी यूज एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेट द फर्दर हाइपोथेसिस। और फिर उस हाइपोथेसिस की बेस पे न्यू हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। सो दे देन देयर इज ए सोन ए सीरीज ऑफ द हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट व्हिच इज देन कॉल्ड ए थ्योरी। अब जब बहुत ज्यादा इस सेट ऑफ हाइपोथेसिस जब आ जाते हैं एक हाइपोथेसिस की बेस पे हाइपोथेसिस बनाते चले जाते हैं, और जब वो गलत साबित नहीं हो रहे थे तो उसको एक थ्योरी कहा जाता है। क्या अब ये एक साइंटिफिक थ्योरी है।
मतलब कि जो गलत साबित नहीं हो रही, देन इट इज नाउन एज द साइंटिफिक थ्योरी। और फिर सो व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी? ए गुड थ्योरी इज द प्रिडिक्टिव एंड हैज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर। इसका मतलब ये है कि एक जो अच्छी थ्योरी होती है, जो हम हाइपोथेसिस से हम फॉर्मुलेट करते हैं एक थ्योरी, तो जो गुड थ्योरी होती है उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। जब हम उस थ्योरी को पढ़ते हैं तो वो थ्योरी अपना आप खुद बता रही होती है, तो मतलब है कि वो अपने रिजल्ट जो हैं वो खुद से डिस्क्राइब कर रही होती है। उसको हम पढ़ के रिजल्ट जो हैं और अपनी प्रिडिक्शन जो हैं वो हम इजीली बना सकते हैं। हमें समझ आ रहा होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है, या ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कौन से रिजल्ट जो हैं वो डिड्यूस हुए हैं। One of the most modern feature of the good theory is that it may suggest new and different hypotheses. तो अब एक जो अच्छी थ्योरी होती है उसकी सेकंड क्वालिटी ये है कि उसके अंदर से उसको पढ़ के उस थ्योरी को और भी बहुत से हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बात के ऊपर तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो एग्री नहीं होती। अब एक अगर एक थ्योरी या न्यू न्यू थ्योरी बनी है तो हर साइंटिस्ट उसको पढ़ेगा और उसके जहन में बहुत से सवाल आएंगे। तो कुछ सवालों के जवाब उसको उस थ्योरी में से ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके उनको आंसर्स जो है वो नहीं मिल पाते। तो वो फिर फर्दर उसे हाइपोथेसिस जो है वो बनाई जाते हैं। इसी तरह से फिर एक थ्योरी के अंदर से फर्दर एक सेट जो होता है हाइपोथेसिस का वो क्रिएट हो जाता है। थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। अब मतलब है कि एक थ्योरी से आप फर्दर हाइपोथेसिस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसलिए हम उसको कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। मतलब इसके जरिए से हम फर्दर जो हम हाइपोथेसिस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज नाउन एज द प्रोडक्टिव थ्योरी। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक लॉ? अब एक जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है उसको हम फिर से उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज ए चैलेंज एंड exert even a greater effort to disprove the theory. If the theory survived this practical approach and continued to be supported by the experimental evidence, it became a scientific law. तब थ्योरी को भी बहुत से साइंटिस्ट इस तरह के हैं जो कि उस थ्योरी को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और जब वो थ्योरी जो है वो सब साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद वो थ्योरी जो होती है वो ठीक रहती है, जिस तरह से किसी ने उसको बनाया होता है वो उसी तरह से रहती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस जो होता है वो उनको नजर नहीं आता रिजल्ट्स में, तो फिर वो जो थ्योरी होती है वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। अब आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद उसके हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी बनती है, देन प्रोडक्टिव थ्योरी बनती है, और उसके बाद फिर वो तो उससे थ्योरी को फर्दर फिर टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो साइंटिफिक लॉ बनाया जाता है। तो इतने ज़्यादा इट इज़ देर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो इन सब फेजेस के अंदर से गुजर के तो वो एंड तक पहुंचे और एक साइंटिफिक लॉ बने। तो इसलिए बायोलॉजी में बहुत कम साइंटिफिक लॉज हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो साइंटिफिक लॉज की अगर हम देखें तो हार्डी-वेन-बर्ग लॉ एक साइंस का लॉ है, एंड दी सेकंड वन इज मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बायोलॉजी का बहुत फेमस लॉ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, which we will discuss in the next video lectures। तो हार्डी वेन बर्गला और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये अब तक के साइंस के लॉ हैं। और ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये मैं आपको बताऊं, मतलब है कि जब मेंडल ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसने जितने भी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो उसने परफॉर्म किए थे, और एंड पे इवन के उसने रिजल्ट्स भी डिड्यूस कर चुका था वो। लेकिन मेंडल की बात पे कोई यकीन नहीं करता था। मतलब है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स जो थे उस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी ने बुरी तरह से इग्नोर किए थे। जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहा था या कर चुका था, तो उसने जो भी डिडक्शन उसने निकाली थी, उसने रिजल्ट्स निकाले थे, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्होंने उसको बुरी तरह से नज़रअंदाज किया था। उन्होंने कहा था कि ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, या नहीं। तो फिर उसके मरने के काफी साल बाद व्हेन ही वाज डेड, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसने अब मुझे उसका नेम याद नहीं है, उसने भी सेम एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि उसके एक्सपेरिमेंट जो थे वो किसी और चीज पे थे, मेंडल के तो पीस पे थे,
इसके एक्सपेरिमेंट इसने पी प्लांट पे किए थे। तो वो जो साइंटिस्ट था उसने किसी और, आई थिंक उसने शायद मॉर्गन था वो, जिसने परफॉर्म किए थे फ्लाइज पे, फ्लाइज हाउस फ्लाई पे, शायद मॉर्गन ही था। उसने जब सेम एक्सपेरिमेंट उसने जब किसी और चीज़ पे परफॉर्म किया और उसके सेम रिजल्ट आए, तो फिर उसको पता चला कि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये तो किसी और साइंटिस्ट के भी थे। तो फिर उसके मरने के इतने साल बाद जो उसके रिजल्ट्स तो थे वो निकाल के देखे गए, और जब सेम रिजल्ट आए तो फिर साइंटिस्ट ने उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि अब कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इतनी आसानी से साइंटिफिक लॉ नहीं बन जाता। उसको डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है, साल हर साल लग जाते हैं किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक लॉ बनते हुए। और नेचर इतनी कम्प्लेक्स है कि वो साइंटिफिक लॉज बनाने से पहले ही, साइंटिफिक लॉ बनने से पहले, इवन की थ्योरी बनने से पहले ही वो फॉल्स हो जाती है, वो गलत साबित हो जाती है, और फिर से वो ऑब्जर्वेशन जो है उनको दोबारा से टेस्ट किया जाता है। तो नेचर की कम्प्लेक्सिटी की वजह से बायोलॉजिकल लॉज की जो एग्जांपल हैं वो बहुत कम है, और इसमें फेमस वन जो है वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। A scientific law is the uniform or the constant fact of the nature. It is virtually an irrefutable theory. अब जो साइंटिफिक लॉ होता है ना, उसको फिर मतलब है कि वो एक फैक्ट हो जाता है नेचर का, कि वो एक हकीकत है कि नेचर जो है और लाइफ जो है इस चीज के ऊपर बेस करती है। अब जिसने मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसने उसमें मतलब है कि इनहेरिटेंस के उसने लॉ बताए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मतलब है कि अब उसको हम उस चीज को छुटला नहीं सकते। बाकी इसी तरह होता है, जीन्स जो है वो मेंडला मतलब सेग्रीगेशन की बेस पे अगर हम देखें तो जीन्स जो है वो सेग्रीगेट भी करते हैं। अगर हम असॉर्टमेंट के लिहाज से देखें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम की होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसने जो चीज़ें बयान की थी एमी उसकी जो सारी बातें हैं वो साइंटिफिक लॉ जो है वो नहीं बन गई। अगर उसने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए और अब तक बहुत से साइंटिस्ट उसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने आए हैं और उन्होंने कोशिश की है तो उसको गलत साबित कर सकें, लेकिन वो गलत साबित नहीं हुए। आखिर साइंटिस्ट ने मान लिया कि वाकई इस तरह से हुआ था। तो फिर जो है, फिर जो उसके ऑब्जर्वेशंस थी वो उसके मरने के काफी साल के बाद उनको पब्लिश किया गया, उनको सपोर्ट किया गया, और उसके मरने के काफी अरसे बाद उसको एक लॉ बनाया गया कि वाकई ये इसी तरह से है। और अब वो जो लॉज हैं वो एक साइंटिफिक लॉ बन चुका है कि वाकई इसी तरह से होता है, और रहती दुनिया तक उसकी जो स्टडी है उसको पढ़ा जाएगा और माना जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट वन जो लाइन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मतलब कि नेचर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से बायोलॉजी के अंदर इतने ज़्यादा लॉस नहीं है। और जो लॉस थे हम उनको डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब कि बहुत कम लॉस हैं, और एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। सो biological laws are even more general than the theories and afford answer to even more complex questions. तो थ्योरी से जो लॉज होते हैं वो ज़्यादा जनरल होते हैं, और वो बहुत से कम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो हमें उन लॉज के अंदर ही मिल जाते हैं। Therefore, there are relatively very few law in biology. So, I'm going to end my video here. I hope that you understand today's topic, and if you really like my video, then do like and subscribe my channel to get the next video update. So, share this video with others so they can gain something, or they can gain knowledge of something about today video lecture. And if you can see the link of the next video lecture on screen. So if you want to watch the next video, you can also find the link in the description box. Well, thank you so much for listening me. Take care of yourself and your loved ones. Be happy and keep smiling always. I hope that I would hope see you soon in the next video. Thank you so much for listening me. Thank you so much for your support.